हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। हम अंतिम सेशन में पढ़ रहे थे गांधी जी को और गांधी जी के प्रमुख क्षेत्रीय आंदोलनों को। उस क्रम में हम यह भी समझ रहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 प्रमुख चरण थे। प्रथम चरण कांग्रेस की स्थापना से शुरू होता है 1885 से, जो 1905 तक चलता है, और उसको पढ़ने के क्रम में हमने कांग्रेस और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों और उनसे जुड़े अध्यक्षों को देखा। अच्छा, दूसरा, उन अधिवेशनों में होने वाली विशेष घटनाओं या उस अधिवेशन से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण घटना को भी हम अध्ययन कर रहे थे, जिस क्रम में हमने देखा कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी कर रहे हैं, दूसरे की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी एक पारसी अध्यक्ष कर रहे हैं, तीसरे की अध्यक्षता एक मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे हैं, और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले कर रहे हैं, जो इलाहाबाद में होता है 1888 में। अगर हम देखें तो उस क्रम में पढ़ते हुए हम रहमतुल्लाह सयानी को देखते हैं, जिनके नेतृत्व में 1896 में अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, और उस समय की घटनाओं को हमने देखा। इस सेशन में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम द्वितीय चरण, जो कि 1905 से 1919 तक रहा, गांधी जी के राष्ट्रीय पटल में राजनीति में उतरने से पहले का यह चरण द्वितीय चरण माना जाता है। गांधी जी राष्ट्रीय पटल पर जो नेतृत्व करते हैं वह खिलाफत आंदोलन में करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने उसके लिए थोड़ा सा हिंट दिया था, आगे के सेशंस में उनको भी हम पढ़ रहे होंगे, खिलाफत आंदोलन को। द्वितीय चरण जो 1905 से 1919 के मध्य रहा, उस कालखंड की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन कर रहे होंगे, तथा क्रांतिकारी आंदोलन यानी कि हिंसात्मक आंदोलन को हम एक रूप में देख रहे होंगे। जब हम क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का नाम सर्वोपरि लिया जाता है, किंतु कुछ ऐसे योद्धा, कुछ ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी जिन्हें हम भूल जाते हैं, उनको भी पढ़ेंगे क्योंकि वह परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो शुरू करते हैं द्वितीय चरण को, जो को 1905 से 1919 के मध्य रहा। इस चरण की सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना बंगाल विभाजन है। बंगाल विभाजन क्यों हुआ, इसकी पृष्ठभूमि को हमने शिक्षा और प्रेस के विकास में समझा था। बंगाल वह क्षेत्र है जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले कब्जा किया। बंगाल के क्षेत्र में सबसे पहले अंग्रेज कब्जा कर रहे हैं, और अगर हम देखें तो बंगाल में सबसे पहले वह कब्जा करते हैं और शिक्षा का और प्रेस का विकास भी सबसे पहले वहीं होता है। तो वहां की जनता अमूमन और समाज से ज्यादा अवेयर हुई उस गुलामी के प्रति जो अंग्रेज भारत में गुलामी, हमारे देश को गुलाम बना रहे थे। तो इस बात को अगर हम देख रहे हैं, इस क्रम में हम देख रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण यह था कि बंगाल एक ऐसा क्षेत्र बन चुका था, क्योंकि बंगाल जब हम नाम ले रहे हैं तो आज का बंगाल नहीं, आज का पश्चिम बंगाल नहीं, उस समय के बंगाल में असम सिलहट का क्षेत्र था, उस समय के बंगाल में बांग्लादेश भी था, उस समय के बंगाल में बिहार भी था, उस समय के बंगाल में उड़ीसा भी था। तो इतना बड़ा बंगाल था, जो कि सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था अंग्रेजों के समय। तो आप अगर इस चीज को देख रहे हैं तो बंगाल जब उभर रहा था राष्ट्रीय आंदोलन में, तो उसे अंग्रेज एक षड्यंत्र के तहत तोड़ना चाहते थे। उस राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए और खासकर हिंदू मुसलमान की खाई को और ज्यादा गहरा करने के लिए एक नया रास्ता अपनाते हैं, और वह था बंगाल विभाजन का रास्ता, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र असम और वर्तमान बांग्लादेश के क्षेत्र को पूर्वी बंगाल और बिहार, उड़ीसा और वर्तमान पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को पश्चिमी बांग्ला
कहते थे और उसमें बांटने का काम वह करते हैं। पूर्वी बांग्ला की राजधानी ढाका बनती है और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनती है। और यह देश के बंटवारे तक की स्थिति आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार से जो देश का बंटवारा होता है तो उस समय भी यह स्थितियां दिखाई देती हैं। हालांकि बाद में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में, मगर यहीं से शुरुआत होती है बंगाल विभाजन से स्वदेशी आंदोलन की। और स्वदेशी आंदोलन जब हम देखते हैं तो विदेशी वस्त्रों को जलाया जाता है और भारतीय वस्त्रों को प्रमोट किया जाता है स्वदेशी आंदोलन के क्रम में। तो अब हम देखते हैं, तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, जिस समय वाइसराय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन को हम रेलवे के विकास में पढ़ चुके हैं, उसके समय सबसे अधिक रेलवे का विकास माना जाता है। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। लॉर्ड कर्जन वाइसराय था जो घोषणा करता है और यह घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को लागू होती है और बंगाल विभाजित हो जाता है। तो 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हुआ पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और पश्चिमी बंगाल की राजधानी अगर देखें तो कलकत्ता थी। अगर हम देखें तो उसी समय, जिस समय यह बंगाल विभाजन हो रहा है, उसी समय अगर हम देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत दिल से घात पहुंचता है उन्हें और वह आमार सोनार बांग्ला एक गीत लिखते हैं जो बाद में बंगाल का राष्ट्रगान बनता है। तो आमार सोनार बांग्ला इसी समय लिखा गया और इसी समय स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है 1905 में। और इसी समय अश्विनी कुमार दत्ता स्वदेशी बांधव समिति का निर्माण करते हैं जो इस आंदोलन को, स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाती है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद राजा कर रहे थे, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले कर रहे थे, मुंबई पुणे महाराष्ट्र के क्षेत्र में तिलक साहब कर रहे थे और पंजाब के क्षेत्र में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस आंदोलन को जब हमने देखा तो इस आंदोलन के क्रम में स्वदेशी अपनाने पर बहुत प्रमोट किया गया, स्वदेशी अपनाइए, विदेशी चीजों का बहिष्कार करिए, यहां पर हमें देखने को मिलता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। अन्य नेता भी हैं किंतु रविन्द्रनाथ टैगोर एक लेखक के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस सब क्रम में 1907 की भी एक घटना दिखाई देती है कि कांग्रेस का विभाजन, सूरत अधिवेशन आपको याद हो। तो सूरत अधिवेशन जो होता है 1907 में, समस्या 1906 में ही आई थी, हमने समझा रहे थे आपको। 1906 का अधिवेशन, दादा भाई नेहरू जी अध्यक्ष बनते हैं, स्वराज प्रस्ताव पास होता है उसी में। तो याद रखिए 1906 में परेशानी आती है कि गरम दल और नरम दल में अध्यक्ष पद के लिए समस्याएं पैदा होती हैं जो 1907 में पूरी तरह से उभर कर सामने आ जाती हैं। अगर हम देखें तो कांग्रेस में गरम दल यह चाहता था कि अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने, जबकि नरम दल यह चाहता था, जो लिबरल था, उदारवादी समूह था, वह चाहता था कि अध्यक्ष रास बिहारी घोष बने, जिसमें बाद में अंततः उदारवादी दल की विजय होती है और गरम दल कांग्रेस से अलग हो जाता है और इससे कांग्रेस का विभाजन होता है। किंतु यह दल बाद में 1916 में लखनऊ समझौते के समय जब मुस्लिम लीग से समझौता होता है तो गरम दल की वापस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वापसी होती है। तो नरम दल और गरम दल में कांग्रेस टूटती है सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता बाद में रास बिहारी घोष करते हैं। और 1916 में गरम दल वापस कांग्रेस में लौटता है। उसी समय एक नई संस्था का निर्माण किया जाता है और खासकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए मुसलमानों को अलग से एक संस्था निर्माण के लिए अंग्रेजों द्वारा समर्थित किया जा रहा है। तो मुस्लिम लीग 1906 में इसका गठन होता है, मुख्यालय ढाका। आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन होता है, जिसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह समर्थन करते हैं मुस्लिम लीग का और स्थापना आगा खां के द्वारा होती है 1906 में, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो रहे वह थे वकार उल मुल्क। प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क बन गए और उसी
तो हम आगे देख रहे होंगे मुस्लिम लीग 1940 में स्पष्टतः उसका लाहौर अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना, इसमें पाकिस्तान की मांग देश के सामने रखते हैं और कहते हैं कि एक नए देश, जब देश आजाद होगा भारत, तो एक नए देश का निर्माण भी होगा जिसका नाम पाकिस्तान होगा। और पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली लेकर आते हैं, वो आगे की घटना में हम समझेंगे। तो मुस्लिम लीग का गठन होता है और मुस्लिम लीग यहीं पर एक प्रस्ताव लाती है कि उन्हें हिंदुओं से अलग चुनाव प्रणाली दी जाए, यानी कि हिंदू हिंदू को वोट डालेगा और मुसलमान मुसलमान को वोट डालेगा। और कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने जो पाकिस्तान बनने की राह है वो मुस्लिम लीग से ही शुरू की और उसे अगले कानूनों में अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। अगर हम देखें तो भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, 1909 में आया। मार्ले उस समय भारत का सचिव था इंग्लैंड में और मिंटो उस समय का वायसराय था, तो इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में जो सबसे बड़ी बात थी, और भी टर्म्स थी जिन्हें हम पॉलिटी में पढ़ रहे होंगे, किंतु जो महत्वपूर्ण टर्म हिस्ट्री में है वह यह है कि मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई। मुसलमानों को अलग से चुनाव के लिए एक पद्धति दे दी गई। यह पद्धति थी क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए एक कस्बे में या एक गांव में 1018+ के लोग रहते हैं, यानी कि वोट डालने वाले 18+ उम्र के वोट डालने वाले 1000 लोग रहते हैं, जिसमें से 700 हिंदू और 300 मुस्लिम हैं। अगर प्रधान का चुनाव होगा तो यहां 2 प्रधान बनेंगे, एक हिंदुओं का प्रधान, एक मुसलमानों का प्रधान। 700 लोग वोट डालेंगे हिंदुओं के प्रधान के लिए और 300 लोग वोट डालेंगे मुसलमानों के प्रधान के लिए। यह जो बंटवारा था, इसने देश के बंटवारे की नियति तय कर दी। तो अगर कोई कहता है कि देश का बंटवारा उक्त व्यक्ति ने करवाया या उक्त व्यक्ति ने करवाया, देश का बंटवारा अंग्रेजों ने करवाया। सभी लोग सहायक थे, उनकी नीतियों को नहीं समझ पाए, उनके कुठाराघात को नहीं समझ पाए, उनके अंदर छिपे वैमनस्य झूठ को समझ रहे हैं, नहीं समझ पाए। अगर देश उसी समय एक रहता तो आप समझिए कि 1935 में हमसे बर्मा, जो म्यांमार है, वो अलग हुआ। म्यांमार आज भारत का हिस्सा होता, बांग्लादेश हिस्सा होता, पाकिस्तान हिस्सा होता, तो अगर हम देखें तो एशिया का बहुत बड़ा देश होता भारत। और जितना बड़ा देश होगा उतने संसाधन होंगे और उतनी ज्यादा विकास होगा, तरक्की होगी। और इस तरक्की को रोकने का काम अंग्रेजों ने 1906 से शुरू कर दिया था। तो मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 में आई, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। उसके बाद दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन जॉर्ज पंचम, जो वहां के इंग्लैंड के राजा, और वहां की रानी मैरी के आगमन पर किया गया। उनके सम्मान में मई में उस समय का तत्कालीन बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के स्वागत के लिए किया गया। उस समय वायसराय था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। इस पर हमला भी होता है, वो आगे देखेंगे। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय पर हमला भी होता है मगर वो बच जाता है और उसके बच्चों को हानि होती है। तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण होता है मुंबई में और बंगाल विभाजन को यहां रद्द कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और उस समय तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी। जैसे 1911 में घोषणा की जाती है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बना दी जाएगी, जिसे अमली जामा पहनाया जाता है, दिल्ली राजधानी बनती है 1 अप्रैल 1912 को। घोषणा 1911 में हुई। उसके बाद की बड़ी घटना के रूप में लखनऊ समझौता 1916। अगर हम लखनऊ समझौता की बात करें तो हिंदू मुसलमान एकता के रूप में हमें एक लखनऊ समझौता कांग्रेस का दिखाई देता है। इसमें कांग्रेस ने समर्थन किया मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली का। यह समझ रहे हैं आप कि कांग्रेस मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी मुसलमान मुसलमान को वोट डालेगा, इसका समर्थन कांग्रेस कर रही है। इस बात पर लखनऊ समझौता होता है मुस्लिम लीग के साथ, जिसमें बड़ी भूमिका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट निभाती हैं। तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। ये हमने सेशन देख लिया है।
मुस्लिम लीग व कांग्रेस में समझौता होता है और इसी सेशन में गरम दल की वापसी होती है और कांग्रेस एक बड़ी संस्था के रूप में सामने आती है, क्योंकि मुस्लिम लीग से भी सामंजस्य हो गया और गरम दल की भी वापसी हो गई, तो एक मजबूत रूप में कांग्रेस सामने आती है और इसमें तिलक व एनी बेसेंट की प्रमुख भूमिका होती है। और इसी कारण 1917 के अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया जाता है, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद उसी समय जब हम देख रहे हैं तो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन, 1916 होम रूल लीग आंदोलन के लिए जो मुख्य थे वह थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक का जो कार्य क्षेत्र था वो मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र में था, और अगर हम देखें तो मध्य प्रांत में था, बरार में था, मद्रास में था, और जितना भी शेष बच रहा था, या उत्तर भारत की बात करें तो होम रूल लीग जो उत्तर भारत में दिखाई देता है और मुंबई में दिखाई देता है, उसको चला रही थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन से जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग भी जुड़ते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और देखें तो बरार का क्षेत्र जुड़ता है, जबकि एनी बेसेंट से बंबई व शेष भारत का क्षेत्र भी जुड़ रहा है। एनी बेसेंट एक महत्वपूर्ण लीडर रही हैं, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष भी रही हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसे पत्रिकाएं उन्होंने निकाली हैं, बीएचयू की स्थापना में भी बड़ा सहायक रही है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना में बड़ा सहायक रही है। और बाल गंगाधर तिलक के विषय में अगर की जाए बात तो केसरी और मराठा जैसी पत्रिकाएं, पत्र, अखबार निकाल रहे हैं। दूसरा, गणेश महोत्सव जैसी चीजें वह महाराष्ट्र में आयोजित करवाते हैं, और धर्म को अगर राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने का कार्य किसी ने किया है, धर्म समझ रहे हैं ना, रिलीजन को जोड़ने का कार्य जो राष्ट्रीय आंदोलन में कर रहे हैं वह बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक को याद रखिए कि वह पहले भारतीय हैं जिन्हें पत्रकारिता के लिए जेल जाना पड़ा था। पत्रकारिता यानी कि लेख लिखने के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा था। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा ही कुछ एक हत्या के विषय में वह लिखते हैं कि शिवाजी ने जिस प्रकार अफजल खां को मारा उसी प्रकार यह चीजें हैं, तो आगे देख रहे होंगे। तो उन चीजों के विषय में उन्हें जेल जाना पड़ता है। इसी कारण वैलेंटाइन सिरोल नामक एक राइटर अनटेस्ट इंडिया पुस्तक लिखती है, उसमें वर्णन करती है कि वैलेंटाइन सिरोल बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहती है। क्या कहती है? भारतीय अशांति का जनक। तो भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किसके द्वारा? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहते हैं। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण घटनाएं रही। आगे की घटनाओं हम समझेंगे, मगर उसी समय जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे हैं 1905 से 1919 के मध्य, उन चीजों को हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आंदोलन में जो क्रांतिकारी थे उसमें चित्तपावन ब्राह्मणों का प्रमुख रोल रहा है, प्रमुख भूमिका रही है चित्तपावन ब्राह्मण। और चित्तपावन ब्राह्मण आंदोलन में बड़े जुड़े रहे। पहली घटना के रूप में हमें दिखाई देते हैं बालकृष्ण और दामोदर चापेकर, जिन्हें चापेकर बंधु कहा जाता है, जिन्होंने एक कमिश्नर पुणे में एम हस्ट और रैंड की हत्या कर दी। ये कमिश्नर थे, इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। इसमें अगर हम देखें तो बालकृष्ण और दामोदर को फांसी दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है? फांसी। उसके बाद की बड़ी घटना में विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इन पे आजकल बहुत बातें होती हैं। गांधी जी की मृत्यु, गांधी जी की हत्या, कहीं ना कहीं इनसे कुछ आरोप लगते ही रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो सेलुलर जेल जैसे काला पानी कहते थे उसको, उससे आने वाले व्यक्ति हैं या उसको तोड़ कर आए थे जेल को। बहुत फेमस व्यक्ति हैं। सेलुलर जेल, हमारे क्रांतिकारियों को सेलुलर जेल यानी काला पानी में भेज दिया जाता था और वहां से चारों तरफ समुद्र था, भागने के लिए जगह ही नहीं थी। तो बहुत सारी कहानियां हैं सेलुलर जेल में अपनी, और बहुत सारे क्रांतिकारियों की मौत भी वहीं हुई। सेलुलर जेल एक महत्वपूर्ण स्थान है, उन क्रांतिकारी शहीद स्थलों का स्थान है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक संस्था बनाई। फिर उसके बाद 1904 में अभिनव भारत संघ या अभिनव भारत नाम की एक संस्था बनाई।
इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 के ऊपर, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। विनय दामोदर सावरकर क्रांतिकारी घटनाओं से सदैव जुड़े रहे और धीरे धीरे अपने द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन में अपने प्रयास करते रहे। बंगाल में देखें तो बंगाल में सबसे पहले अनुशीलन समिति 1902 में बनी, वारेंद्र घोष, भूपेंद्रनाथ दत्ता और कई सारे लोगों के मिले जुले प्रयास से अनुशीलन समिति का निर्माण होता है। वारेंद्र कुमार घोष ने अनुशीलन समिति के प्रचार प्रसार के लिए युगांतर नामक एक पत्र निकाला, जिससे अनुशीलन समिति की जो घटनाएं परिघटनाएं वह जनता में प्रचारित की जाती थी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस भी बंगाल से ही आते थे। इन्होंने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। इसमें किंग्सफोर्ड बच गया, किंतु प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया। बहुत ही कम उम्र का व्यक्ति जिसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो खुदीराम बोस बच्चा टाइम में था, समझिए बच्चा था, मगर क्रांतिकारी था। आज हम इसे पढ़ रहे हैं। इसने प्रयास किया, क्रांतिकारी आंदोलनों में अपना नाम लिखवा दिया। जज बच गया, किंतु उसे खुदीराम बोस को फांसी हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। उसी दौर में हमें अलीपुर षड्यंत्र केस दिखाई देता है। अलीपुर षड्यंत्र केस में वारेंद्र घोष और अरविंद घोष को आरोपी बनाया जाता है। अरविंद घोष को सबूतों के अभाव में तथा उनके शांति के प्रयास में उन्होंने कहा था कि मैं क्रांतिकारी घटनाओं को छोड़ दूंगा। उसी दौर में यशपाल एक राइटर रहे, वह भी इसी में दिखाई देते हैं अरविंद घोष के साथ। तो अरविंद घोष को जो सबूतों के अभाव में अंग्रेज माफ कर देते हैं और फिर वो ऑरोविले आश्रम चलाते हैं। और अरविंद घोष अगर हम देखें तो भारतीय सामाजिक परिवर्तन में, धार्मिक परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो एक क्रांतिकारी किस प्रकार शांति के मार्ग पर जाता है, वह अरविंद घोष से सीखने की बात है। ऑरोविले उनका आश्रम था। तो यह आज का एक महत्वपूर्ण सेशन था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का और महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट्स हैं उनको लेने का प्रयास किया। तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।